गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सर अच्छे हैं। कुछ प्रैक्टिस वगैरह प्रॉब्लम्स का करा आपने? यस सर। बन जा रहे हैं कि कोई दिक्कत है? बन रहा है सर। तो एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करूं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस सर। यस। चलो भाई, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो केमिस्ट्री में आप लोग 11th में पढ़ते हो ना? हाँ यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया गया तो उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट होते हुए मिले, जिसके लिए कि चार्ज और मास के रेशियो के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाया था जे थॉमसन ने। तो कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल की प्रॉपर्टी उन्होंने जज करी और ये बोला कि दिस पार्टिकल शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एटम। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो खोज है उसका जो श्रेय जो जाता है वो जे थॉमसन को जाता है ना? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो जे थॉमसन को। अब एटम के बारे में पहले से ये मालूम था कि इट इज न्यूट्रल, जबकि उससे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो निकलते हुए दिख रहे हैं। तो एटम में एक्चुअली क्या किस तरीके से अपीयरेंस होना चाहिए जिससे कि एटम का जो है वो चार्ज न्यूट्रल हो जाए, उसके बारे में साइंटिस्टों का जो है वो डिस्कशन शुरू हुआ। और उसमें सबसे पहला जो मॉडल जो कि कुछ एक्सेप्टेंस लिए हुए था वो था जे थॉमसन का ही मॉडल। जे थॉमसन का मॉडल क्या था भाई? जे थॉमसन ने ये बोला कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से इम्बेडेड है जैसे कि वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं। ठीक है। तो इसको वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल है ना? तो एक लाइन नोट कर लो यहाँ पे। जे थॉमसन हैज सजेस्टेड दैट J. Thomson has suggested that atom is a positively charged sphere. Atom is a positively charged sphere and electrons are embedded in this sphere to make the atom neutral. Electrons are Embedded, जगह जगह पे इसमें embedded है, जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज्ड है ऐसे।
to make the atom neutral like seeds in watermelon, है ना? तो ये इनका मॉडल हो गया जिसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल या फिर जो है क्लब पुडिंग मॉडल के रूप में भी जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है भाई, अपने इस मॉडल के आधार पे वो आसानी से इस बात को एक्सप्लेन करने में सक्षम रहे कि क्यों जब हम किसी पर्टिकुलर सरफेस को हीट अप करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही क्यों निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज का इमिशन क्यों नहीं होता है ना? उसका हार्मोनिक इमिशन की जो फिनोमेना थी दैट वाज नोन एट दैट टाइम। तो और आपने देखा भी कि इलेक्ट्रोस्कोप में जो है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को हीट करके निकाला भी जा रहा था, है ना? तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था और एक मॉडल के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया। अब मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि कोई भी चीज, जैसे जिस आप कमरे में है उस कमरे में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे अरेंज है, ये अगर आपको जानना है बाहर से दीवार के थ्रू, आप देख नहीं सकते हैं, हाँ? ग्लास नहीं लगा है, देख नहीं सकते, तो आपको करना क्या होगा कि दरवाजा खोलिए कमरे का, अंदर उसमें जाइए और देखिए कि अंदर में क्या क्या चीजें कैसे अरेंज करी गई हैं, है ना? तो एटम में किस तरीके से अरेंजमेंट है इसको जानने के लिए रदरफोर्ड ने जो है अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करा कि हम लोग क्या करते हैं कि एटम के अंदर पेनिट्रेट करके जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हमको अंदर में अपीयरेंस मिलता है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो करवाया। एक्चुअल में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया था, एक्सपेरिमेंटेशन जो किया था वो गीगर और मार्सदन ने किया था। ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ये लोग उनके साथ को वर्कर थे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया, रदरफोर्ड ने ही सजेस्ट करा था। तो इसमें इन्होंने किया क्या कि एक थिन गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही पतली, और उसके ऊपर हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, ठीक है ना? और अल्फा पार्टिकल किधर में डेविएट करके जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक जिंक सल्फाइड की जो है वो उन्होंने स्क्रीन बनाई, जो इस पर्टिकुलर फाइल को जो है वो इंक्लोज किए हुए था, है ना? एक इंक्लोजर था जिंक सल्फाइड के स्क्रीन का, और उसके बीच में इन्होंने ये गोल्ड का फॉयल रख दिया, ठीक। और इधर से उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की जो खोज थी वो इससे पहले हो चुकी थी ना, तो इधर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जिससे कि अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट हो रहे थे, है ना? अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हाँ, प्रेजेंट में आपको मालूम है 2He4, है ना, प्लस प्लस, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के मास के बारे में, उसके चार्ज के बारे में जानकारी थी उस समय जब ये एक्सपेरिमेंटेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन में जो इनको ऑब्जर्वेशन मिला वो कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला जिससे कि अगर आप जे थॉमसन के मॉडल को जो है वो कंसिडरेशन में लेते हैं तो ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। अपने इस एक्सपेरिमेंटेशन में जैसा इनको उम्मीद भी थी कि ये ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं दे शुड गो अनडेविएटेड, है ना,
तो इधर में जो जिंक सल्फाइड की इन्होंने स्क्रीन लगाई थी, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के टकराने के कारण बहुत ज्यादा जो है वो ब्राइटनेस जो है वो प्रोड्यूस हुई, यानी कि मेजर अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे वर गोइंग अनडेविएटेड। ठीक है, यस सर। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंटेशन में उनको ऐसा भी ऑब्जर्वेशन मिला जिसको कि अगर थॉमसन का ये मॉडल जो है वो आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या था कि ऑल्दो नंबर में बहुत कम पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल, बट कुछ पार्टिकल जो है वो 90 या उससे बड़े एंगल पे भी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होते हुए दिखे, यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो इधर भी आकर के टकराए, इधर भी आकर टकराए। ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पे जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी उसके ऊपर जो है वो ग्लो अपीयरेंस में आया। इस ऑब्जर्वेशन को रदरफोर्ड ने इस तरीके से एक्सप्लेन करा कि अगर हम जे थॉमसन के मॉडल को सही मानते हैं तो ये जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है इस एक्सपेरिमेंटेशन में बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि 1 इंच का आयरन बॉल हम एक टिश्यू पेपर पे फायर करें और वो आयरन बॉल जो है वो खुद लौट के आके आपको हिट कर दे। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के का जो मास था दैट वाज मच लार्जर एज कंपैरिजन टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर ये अल्फा पार्टिकल उन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो अपने इस कोलिजन में जो है वो उनको ड्रैग करके ले जाएंगे, अपने साथ साथ आगे की तरफ मूव करा लेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से एम्बेडेड आप मानते हैं तो क्लियर है बात। यस सर। और अपने इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को उन्होंने फिर एक नए मॉडल के रूप में जो है वो प्रेजेंट किया। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसमें उन्होंने माना कि सिंस जो है वो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं दे आर गोइंग ऑन डेविएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द गोल्ड फॉयल, इसका मतलब हुआ कि जो एटम का जो मेजर पोर्शन है वो खाली है। ठीक है, एटम का जो मेजर पोर्शन है वो खाली है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज वैकेंट। और जो टोटल मास एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम है दैट इज कन्फाइंड इन ए वेरी स्मॉल रीजन। और इसी वजह से वो अल्फा पार्टिकल जो उस हैवी मास की तरफ जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, जो अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ जा रहे थे दे आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑलमोस्ट एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और इवन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले रदरफोर्ड ने लाया, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने जो है वो लाया। कहा क्या कि ऑलमोस्ट टोटल मास, पहला ऑब्जर्वेशन तो दिया इन एटम्स ऑलमोस्ट टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज is confined in a small region known as न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया।
ठीक है। चार्ज तो के बाद क्या लिखा है? हाँ, चार्ज इज के बाद क्या लिखा है? कन्फाइंड, CONFINED, कन्फाइंड इन ए स्मॉल रीजन नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है। अब बात आ गई कि अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक छोटे से रीजन विशेष में कन्फाइंड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का अपीयरेंस कैसे होगा? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये हमारा जो है वो न्यूक्लियस हो गया, और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरीके से घूम रहे होते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफर्ड बाय दैट न्यूक्लियस, जैसे सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन होता है। ठीक है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus under influence of electrostatic force offered by न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लग रहा है, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ये जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो है वो रिवोल्यूशन, यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्किल में रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कौन करता है? न्यूक्लियस के द्वारा ऑफर किया जाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स। ठीक है भाई। अपने इस मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस की साइज क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी एक ऑब्जर्वेशन दिया था। ठीक है ना। उस बम्बार्डमेंट के आधार पे उन्होंने वो साइज भी कैलकुलेट करा कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस, या वो रीजन जिसमें कि टोटल पॉजिटिव एज वेल एज मास को हम कन्फाइंड मान रहे हैं, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है। और जो साइज का उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था अपने उस एक्सपेरिमेंटेशन जो कि उस समय पे परफॉर्म किया गया था, ये 1913 की बात है। ठीक है ना। प्रेजेंट में उस उनके कंपैरिजन में जो है वो, उस समय के कंपैरिजन में जो है वो बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल है जो कि उससे एडवांस है। उनको यूज करते हुए जब एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया जाता है और उसके आधार पे जो न्यूक्लियस की साइज आप प्रेडिक्ट करते हैं, या आज के साइंटिस्ट जो प्रेडिक्ट करते हैं, उससे बहुत कुछ मैच करता हुआ ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था। ठीक है ना। न्यूक्लियस की साइज के बारे में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, बट इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो नियर टू द एक्चुअल था। बट इनके मॉडल में कमी क्या थी? आपको मालूम है कि 1880 के आसपास में जो है जो है मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आ चुकी थी, और साथ में हाइड्रोजन के लिए जो है वो स्पेक्ट्रम की भी जो है वो उस समय स्टडी परफॉर्म करी जा चुकी थी हाइड्रोजन एटम के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी क्या कहती है भाई? कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, तो नेसेसरली उसके द्वारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है ना भाई? हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. अगर इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सेलरेशन पोजेस किया जा रहा है तो जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसके करस्पॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इमिट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रॉन हमारा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता जाएगा तो धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा और स्पाइरल करता हुआ ये पर्टिकुलर जो है न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा, यानी कि एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक डिफिकल्टी आई इनके मॉडल के करस्पॉन्डिंग जो है वो एटम को समझने में। ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी थी मैक्सवेल की, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को घटते जाना चाहिए और फाइनली इसको न्यूक्लियस से जाके कोलैप्स कर जाना चाहिए, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, जबकि एटम स्टेबल है ये मालूम था। तो एक ये प्रॉब्लम था जिसको एक्सप्लेन कर पाने में रदरफोर्ड का ये मॉडल जो है सफिशिएंट नहीं था। दूसरी चीज, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो यहाँ से जो एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलनी चाहिए उसमें जो वेवलेंथ है उस रेडिएशन का उसका वेरिएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना भाई। अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट कर रहा है तो उसी के करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ भी जो है वो एक कंटिन्यूअस वेरिएशन को रखना चाहिए। पैटर्न जो आपको मिलना चाहिए वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न मिलना चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी एटम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा गया उसमें क्या मिला कि हाइड्रोजन जो एटम है वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को जो है वो इमिट कर रहा है। ठीक है, उसमें सारे के सारे वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही है जिनका की इमिशन वो पर्टिकुलर हमारा हाइड्रोजन का एटम जो है वो परफॉर्म कर रहा है, या कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिनको कि वो हाइड्रोजन एटम जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सारे के सारे वेवलेंथ को ना तो वो एब्जॉर्ब करता है ना इमिट करता है। जबकि रदरफोर्ड का मॉडल अगर देखें तो कंटिन्यूअस इसके द्वारा एनर्जी अगर रेडिएट करी जा रही है हमारे इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। जो पैटर्न हमको मिलना चाहिए उसमें वेवलेंथ का वेरिएशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये दो ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जिन ऑब्जर्वेशन को रदरफोर्ड का ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन कर पाने में सफिशिएंट नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट लोगों को अभी और इन एटम्स के बारे में डिस्कशन की गुंजाइश थी और एटम के मॉडल को कि कैसे एटम जो है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए उसके लिए प्रयास जारी रहा। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस आप नोट करोगे? बोल दो। Yes, sir. Yes, sir, बोल दीजिए। लिखे लिखे या बोल रहे? सर लिख और दीजिए। आप लिख दीजिए सर। चलो ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल was insufficient to explain two observations. पहला क्या है? revolving electron around the nucleus is accelerated
Therefore, it should emit electromagnetic radiation according to Maxwell's theory. And energy of electron should continuously reduce and it should collapse with nuclear. ठीक है, एक तो ये हो गया कि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करना चाहिए, और अगर एनर्जी या इमिट करता जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली इसकी एनर्जी घटती जानी चाहिए और फाइनली इसको न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। दूसरा है since electrons are emitting radiation continuously, therefore a spectrum should be continuous also. But at that time, hydrogen spectrum was known, which was discrete. ठीक है, डिस्क्रीट था यानी कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही इमिट कर रहा था हाइड्रोजन, ऐसा ऑब्जर्व था, जबकि इनके इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है वो सारे के सारे होने चाहिए, कंटिन्यूअस पैटर्न मिलना चाहिए वेवलेंथ का। ठीक है भाई, तो ये दो ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जिसका कि एक्सप्लेनेशन दे पाने में ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था दैट वाज इनसफिशिएंट। ठीक है, लगभग Yes, sir. 19 में, है ना, 1915 में, यानी कि लगभग 2 साल के अंतर पे ही नील्स बोर ने जो है एटम का एक ऐसा मॉडल सजेस्ट किया जो कि इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाने में जो है वो सफिशिएंट था। अपने उस पर्टिकुलर मॉडल को सजेस्ट करने के दौरान नील्स बोर ने ये माना कि भाई जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा नहीं होता जैसा जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स जो है वो बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है ना,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है दैट इज समवॉट डिफरेंट एज कंपैरिजन टू द लार्जर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि उन्होंने माना कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है जब एक्सेलरेटेड मूव करता है तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करता है। ये क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट था जो मैक्सवेल ने दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मोशन है उसमें जरूरी नहीं है कि हर सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि एक्सेलरेटेड मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट करेगा ही करेगा। ठीक है, उन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन कुछ पोस्टुलेट के रूप में दिया, कुछ अवधारणा उन्होंने बनाई और उसके आधार पे जो है उन्होंने एक मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया जिसको आप नील्स बोर मॉडल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। नील्स बोर का जो मॉडल था उनके पोस्टुलेट हैं कुछ, उसके आधार पे बेस्ड है। पहला तो उन्होंने जो पोस्टुलेट लिया वो ये कहा उन्होंने कि जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन परफॉर्म करते हैं वो किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में रिवोल्यूशन नहीं परफॉर्म कर सकते। वो कुछ स्पेसिफिक रेडियस के ऑर्बिट में ही उनका रिवोल्यूशन अपीयरेंस में आता है। ठीक है, जिन ऑर्बिट को उन्होंने कहा कि स्टेबल ऑर्बिट नाम दिया उन्होंने, और उस ऑर्बिट में जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा होता है तो ये भूल जाता है कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जो है वो इमिट करनी है। ठीक है, यानी कि नहीं करता है। ठीक है भाई, ये पहला पोस्टुलेट था। एन इलेक्ट्रॉन कैन revolve around a nucleus in some specific stable orbit during revolution in that orbit electron does not emits radiation। ठीक है ना भाई, यानी कि जब स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो थ्योरी दिया था मैक्सवेल ने, क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट हो गया, उसको वो फॉलो नहीं करता। ठीक है ना भाई, ये पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन प्लेस करा या अवधारणा रखी। क्लियर है? यस सर। दूसरी इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी कि ये स्टेबल ऑर्बिट कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो स्टेबल ऑर्बिट जिसको हम कह रहे हैं वो ऐसा होगा ऑर्बिट जिसमें कि रिवॉल्व करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है ना। दूसरा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिस्क्रीट हो गया, है ना, क्वांटाइज्ड हो गया। ठीक है भाई, और यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की सबसे पहला। ठीक है ना।
क्वांटाइजेशन की बात जो है इन्होंने ही शुरू करी थी। ठीक है भाई। तो Yes, sir. the orbit, the stable orbit will be such that the revolving electron has angular momentum integral multiple of h अपॉन 2 पाई, है ना। वही ऑर्बिट जो है वो स्टेबल ऑर्बिट की तरीके से होंगी जिसका रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिलता हो, यानी कि 2 गुना से 1 गुना 3 गुना 4 गुना। ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी स्टेबल ऑर्बिट हमारे उस पर्टिकुलर एटम में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और इसके अराउंड हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, एंड दिस वन इज द स्टेबल ऑर्बिट जिसका ऑर्बिट रेडियस हमने आर कहा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है और इसका स्पीड मान लो कि v कह दिया। ठीक है ना भाई। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का अबाउट दैट न्यूक्लियस, एम बी इंटू आर से लिखा जाएगा ना, दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम। Yes. तो ये ऑर्बिट रेडियस ऐसा होगा जहां की एन अपॉन एन इंटू एच बाई 2 पाई से हम लिख सकते हैं, जहां पे एन जो है 1 2 3 ये इंटीजर्स है। ठीक है, ये इन्होंने दूसरी परिकल्पना ली, दूसरा पोस्टुलेट दिया। ठीक है ना, यानी कि क्वांटाइजेशन की बात करी एंगुलर मोमेंटम के, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई। और तीसरी जो इन्होंने पोस्टुलेट लिया वो ये था कि जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में जंप करता है, लोअर एनर्जी के स्टेबल ऑर्बिट में जंप करता है, तो दोनों ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का डिफरेंस है, दैट एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन in higher energy stable orbit jumps to lower energy stable orbit, it emits the photon having energy difference of energy level of these two orbits.
ठीक है, इन दोनों ऑर्बिट में जो भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इमिटेड इन ए फॉर्म ऑफ फोटॉन, यानी कि h इंटू न्यू जो फ्रीक्वेंसी है उस फोटॉन की, वो इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही हमारे फोटॉन के रूप में जो है वो इमिट होगा। ऐसा इन्होंने जो है वो एक पोस्टुलेट्स लिए और उसके आधार पे उन्होंने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा गया था उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपीयरेंस में आने वाली जो स्पेसिफिक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसको एक्सप्लेन कर पाने में वो सक्षम हुए। ठीक है भाई, यानी कि जो बोर का मॉडल था, निल्स बोर का, वो उस समय तक जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में सफिशिएंट था। लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि आज के प्रेजेंट के डेट में इवन की बोर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के भी सारे के सारे स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन कर पाने में सफिशिएंट नहीं है ना। लेकिन उस समय तक जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रल लाइंस की मिल रही थी उन सबको एक्सप्लेन कर पाने में इनका मॉडल जो था दैट वाज सफिशिएंट। ठीक है, हम लोगों की जो एटॉमिक मॉडल की स्टडी है वो नील्स बोर के मॉडल तक ही जो है वो सीमित है फिजिक्स में, है ना। और इसमें हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए ये पर्टिकुलर मॉडल अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, हाइड्रोजन लाइक आयन कहने का मतलब प्रेजेंट में आपको मालूम है कि कोई भी पर्टिकुलर जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। यस सर। जो प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूक्लियस में उसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनकी संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर के रूप में रिकॉग्नाइज कर जाती है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम है यानी कि नंबर्स का सम है वो मास नंबर के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हैं। यस ठीक है सर। ना, उसको मास नंबर के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हैं। बाद में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं बोर मॉडल करेस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो ये मॉडल हम हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और हाइड्रोजन लाइक आयन हम उन पर्टिकुलर एटम्स को कहेंगे जिनमें कि प्रोटॉन की संख्या एक से ज्यादा हो न्यूक्लियस में बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केवल और केवल एक हो, यानी कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब वहां से स्ट्रिप ऑफ कर दिए गए हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आयन बनेगा उसको हम हाइड्रोजन लाइक आयन के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे हीलियम, उसमें आपको मालूम है कि न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और हीलियम एटम में जो होगा दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन जब हम उसको हाइड्रोजन लाइक आयन के रूप में कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो जब हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल दिया जाएगा यानी कि केवल एक रिमेनिंग होगा यानी कि He+ होगा तो वो हाइड्रोजन लाइक आयन कहलाएगा। इसी तरीके से लिथियम, उसमें आपको मालूम है कि 3 प्रोटॉन है भाई न्यूक्लियस में, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे लिथियम में जो रिवॉल्व कर रहे होंगे। Yes. लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल दें तो बचा केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आयन बनेगा यानी कि लिथियम प्लस प्लस, ये हमारा जो है हाइड्रोजन लाइक आयन कहलाएगा।
ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक आयन का मतलब क्लियर है? ऐसा आयन जिसमें कि केवल एक और एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक आयन के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। और अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट बोर मॉडल को हम हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई? जी सर। यस सर। तो हम लोग बात करते हैं बोर्स मॉडल पर हाइड्रोजन लाइक आयन। तो जैसा रदरफोर्ड ने माना था भाई कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज मास एक छोटे से रीजन विशेष में कन्फाइंड रहता है, वही ऑब्जर्वेशन नील्स बोर ने भी आगे बढ़ाया। तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन लाइक आयन की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जहां पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो उसका ये न्यूक्लियस हो गया, जिसको हम यहाँ पे Ze से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें कि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, बट हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करने में केवल चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो हम केवल प्रोटॉन के संख्या के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस के चार्ज को दिखा रहे हैं। ठीक है भाई? Zd is the यस सर। total charge in that particular न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन। ठीक है? और मान लीजिए कि एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, वो हमारे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, जिस सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट का रेडियस r है और ये इसका nth स्टेबल ऑर्बिट है। ठीक है? जहां पे आपको मालूम है कि n जो लिखा जा रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना। तो nth स्टेबल ऑर्बिट में ये पर्टिकुलर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है रिवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, और जो इसकी स्पीड है वो हमने v की कह दी है। बाद में यहाँ पे n भी लगा दे, vn लिख लेंगे, अभी बार बार सफिक्स ना लगाना पड़े इसके लिए r और v हमने जो है स्पीड कह दी, r nth स्टेबल ऑर्बिट की रेडियस कह दिया। अब आपके पास एक बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन है जो आप 11th में पढ़े भी होंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस के इंटरेक्शन के इन्फ्लुएंस में रिवोल्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जब भी रिवोल्यूशन होता है तो वो मास सेंटर के अबाउट होता है। ठीक है भाई? हेलो हेलो। यस सर। यस। दो ऑब्जेक्ट अगर आपस के इंटरेक्शन के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि वो जो रिवोल्यूशन होता है दैट इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर मास सेंटर, सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस के इंटरेक्शन के इन्फ्लुएंस में मूवमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इनका मास सेंटर होगा उसके अबाउट इनका रिवोल्यूशन होगा। न्यूक्लियस भी मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। लेकिन आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत बड़ा है।
तो आपके पास जानकारी है कि जो सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का होता है, अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो m1 अगर बड़ा है m2 से, तो आपको मालूम है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 के करीब होगा, m2 से दूर होगा, है ना? जो मास बड़ा, सेंटर ऑफ मास उसके उतना करीब होता है। अगर आपका एक मास बहुत बड़ा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑलमोस्ट इससे सटा हुआ होगा। तो चूंकि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम ये मान सकते हैं या कह सकते हैं, जो इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन लिया था उसी को मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट एट द न्यूक्लियस है। तो सेंटर ऑफ द मास अगर ऑलमोस्ट एट द न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस विल बी एट रेस्ट। न्यूक्लियस यहाँ पे रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है गोल गोल। जबकि एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियस भी घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा, ठीक है ना? यस सर। बट बोर ने जो मॉडल लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस को रेस्ट में लाया सेंटर ऑफ द सर्किल पे, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है, ठीक है? और इसी वजह से इवन की सर्कुलर ऑर्बिट होने के बावजूद हाइड्रोजन लाइक आयन का जो प्रेजेंट में ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रल लाइंस है, उसको एक्सप्लेन कर पाने में इनका मॉडल सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का भी जो है वो रिवोल्यूशन होगा। तो जो रिवोल्यूशन होगा दैट विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ना कि न्यूक्लियस फिक्स होगा। सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा, न्यूक्लियस भी घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा, जबकि उनके मॉडल में क्या माना गया कि न्यूक्लियस फिक्स है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है। अगर न्यूक्लियस को भी मूव कराता हुआ आप मान लें, तो जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट के डेज में जो है वो ऑब्जर्व करी जाती हैं, उनको भी आप इस मॉडल से एक्सप्लेन कर पाएंगे हाइड्रोजन लाइक के लिए, है ना? हर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वालों के लिए तो ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है। इवन हमने बोला कि आपको कि हाइड्रोजन के लिए भी प्रेजेंट के जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी एक्सप्लेन कर पाने में सफिशिएंट नहीं है। तो उसका सफिशिएंट ना होने का कारण क्या है? जो इन्होंने न्यूक्लियस को फिक्स कर दिया, ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ तो ये, हाँ तो वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग आगे चल के इसमें कर लेंगे। अभी जो है जो इन्होंने मॉडल लिया था उसी के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? कि उन फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे एक्सप्लेन करना है उसको हम लोग आगे चल के अपने डिस्कशन में डाल लेंगे, ठीक है? अभी जो उन्होंने मॉडल लिया उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सर्किल पे फिक्स है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। क्लियर है बात? यस सर। तो यस सर। अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं भाई। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस के कारण जो लगने वाला फोर्स है उसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे, तो कूलम फोर्स जो इसके बीच में लगेगा वो आपको मालूम है कि Z इंटू ई स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर से लिखा जाएगा, है ना? जो न्यूक्लियस के द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स है, और ये इक्वल हो जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। लिख सकते हैं ना? यस सर। तो एक तो हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स को लेकर के ये रिलेशन जो है वो लिख लिया mv स्क्वायर के।
दूसरा जो इन्होंने क्वांटाइजेशन का रूल दिया था उसको यूज करते हैं भाई। दूसरा इन्होंने क्वांटाइजेशन के करस्पॉन्डिंग क्या बताया कि अगर ये nth स्टेबल ऑर्बिट है तो इसमें जो रिवॉल्व करता हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन है इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 होगा। Yes, sir. If the stable orbit is nth stable orbit, then angular momentum इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, mvr that is equals to nh/2 लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस। Yes, sir. ठीक है भाई, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अब ये दोनों रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो यहां से v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, है ना। तो v की वैल्यू अगर लिखना है तो nh/2πmr लिखा जा सकता है, वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं भाई। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखेंगे तो Ze²/4πε0r ये इक्वल हो जाएगा m इंटू nh/2πmr का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इसको ओपन कर दीजिए और r को इधर बाकी को इधर ले जाइए, है ना। तो Ze² डिवीजन में 4πε0 that is equals to n²h² डिवाइडेड बाई 4π² mr लिख सकते हैं इसको इतना। बोलना भाई। Yes, जी sir. सर। Yes. तो r के बारे में अगर आपको इधर से इंफॉर्मेशन लिखना है तो रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन इधर से क्या बन जाती है भाई, कि रेडियस जो होगा वो लिखा जाएगा पाई से, एक पाई को हटा देते हैं और 4 को भी हटा देते हैं, तो ये लिखा जाएगा n² डिवाइडेड बाई z h²ε0 डिवीजन में πme²। ये ऑर्बिट रेडियस को जो है लिखने का हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गया। बोलो भाई, ठीक है क्या। Yes. Yes. Sir. यानी कि जो nth स्टेबल ऑर्बिट है उस स्टेबल ऑर्बिट के रेडियस को लिखने का हमारे पास फॉर्मूला हो गया Rn, मान लो इसको लिख रहे हैं तो n²/z, और ये जो ब्रैकेट के अंदर में क्वांटिटी लिखी है देखो इसको, तो h यूनिवर्सल कांस्टेंट, ε0 यूनिवर्सल कांस्टेंट, E यूनिवर्सल कांस्टेंट, Mb यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो हो गई वो यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में आ गई, जिसको हम लोग जनरली ए से दिखाते हैं। यहाँ पे ए क्या है, h²ε0 डिवीजन में πme², और ये है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, है ना। n की जगह पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा, z की जगह पे 1 रखा जाएगा तो हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन बनेगा, है ना भाई। Yes, sir. z इक्वल्स टू 1 Yes. यानी इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये रेडियस है, जो कि हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट का रेडियस है, और इसको आप बोलते हैं बोर रेडियस, है ना, बोर्स रेडियस। तो इसको बोर रेडियस भी बोला जाता है। एक फॉर्मूला जो है ये आपके पास बन गया, जो आपको याद रखना है। ठीक है,
ये पूरा एक्सप्रेशन के साथ याद रहे तो अच्छा है, बट कॉम्प्लिकेटेड है, भूलने की संभावना ज्यादा है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और जहाँ पे ए की जो वैल्यू है ये होती है, इसमें सारी वैल्यूज को प्लेस करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 53 पिकोमीटर। हाँ? और पिको का मतलब तो जानते हो क्या होता है? 10⁻12। 10⁻⁻12, है ना? तो 53 पिकोमीटर। तो ये बोर रेडियस का रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है, 53 पिकोमीटर होता है। और किसी भी हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए nth स्टेबल ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस कैन बी गिवन बाय n²/z a के द्वारा। ठीक है भाई? यस सर। तो एक ये फॉर्मूला हो गया ऑर्बिट रेडियस को लिखने का। ऑर्बिट सर जेडी क्या था? सर जेडी क्या था? जेड जेडी जो आपने प्रोटॉन वहां पे लिखा था न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, जेड एटॉमिक नंबर है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे जेड ई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे ई के बराबर नेगेटिव चार्ज होगा। यस ठीक है? यस ऑर्बिट रेडियस ऑफ nth stable orbit of हाइड्रोजन लाइक आयन। ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। अब ये जो रेडियस का फॉर्मूला आपने बनाया है भाई, ये अगर रेडियस का फॉर्मूला इधर में आप रख दे तो आपको अपने उस पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी उसकी इंफॉर्मेशन बन जाएगी, है ना? तो इक्वेशन नंबर 2 जो उन्होंने लिखा बताया था उसमें इसको प्लेस करते हैं। तो m इंटू वी इंटू n²/z h²ε0/πm e² दैट इज इक्वल टू nh/2π, है ना? तो एक n से ये n हटा देते हैं, ये मास को यहां से हटा देते हैं, और इस पाई को यहां से हटा देते हैं। तो अगर v को लिखना है हमको तो vn को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो गया, z/n, इधर से एक पावर h का भी हटा दीजिए, e² डिवाइडेड बाई 2h⁴0। ये मिलेगा ना भाई? बोलो। हेलो? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बन रहा है कि इधर में ब्रैकेट में जो लिखा गया क्वांटिटी, अगेन ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यस है ना? यस सर। तो Vn को लिखने का हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि Vn जो है वो लिखा जाएगा z/n e² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ε0। और क्या था भाई इधर में? यम भी था ना? नो सर, एच। नहीं था सर, H था। हाँ, h था, ε0 h, ये आया था। तो e² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ε0 h, इसको हम v0 का नाम दे देते हैं।
ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ठीक है। और ये इक्वल हो जाती है, इसमें सब वैल्यूज को रख के निकालोगे तो ये 2.19 के आसपास कुछ मिलता है कैलकुलेशन में, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको लिखने का आपका फॉर्मूला हो गया Z/n V0। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और V0 की वैल्यू याद रखनी है। ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में याद रहे जरूरी नहीं है, याद रहता है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। सर वो +6 है या फिर -6? प्लस का 6 है, -6 तो बहुत छोटा होता है, यस प्लस सर। का 6। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमता है एटम के अंदर में। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया स्पीड के लिए आपका इंफॉर्मेशन, और पिछला जो था दैट वाज फॉर द रेडियस। अब आइए एनर्जी की बात करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड जो हाइड्रोजन लाइक है उसमें जो रिवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है उसके द्वारा दोनों ही एनर्जी पोजेस करी जाएगी, एक तो उसकी पोटेंशियल होगी और दूसरी उसकी काइनेटिक होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर ये आप लिखते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, ½ m × Vn का स्क्वायर, है ना। nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। Vn आपने ये निकाल के रखा है भाई, तो इसमें आप प्लेस कर दो तो आपको क्या मिलता है, Z² / n² इंटू e⁴m डिवाइडेड बाई 8 ε0 का स्क्वायर h² मिलेगा। ये Vn की वैल्यू ये जो यहाँ पे है वो यहाँ रख दिया हमने। लिख सकते हैं। यस सर। हम्म यस सर। यस सर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये अगर आपको लिखना है तो आपको मालूम है कि ये लिखा जाएगा माइनस का Ze²/4πε0r। लिखा जाएगा ना। अब इसमें आर की जो वैल्यू आपने निकाली है उसको जरा प्लेस करो और देखो कि इसकी वैल्यू कितनी मिलती है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आर की वैल्यू जो आपने पीछे में निकाली थी Rn nth ऑर्बिट के लिए, वो आप यहाँ पे प्लेस करिए, देखिए क्या मिलता है। nth ऑर्बिट के लिए लिखिएगा Rn की वैल्यू और यहाँ पे प्लेस करिए तो क्या मिला, ये Z² / n² e⁴m डिवाइडेड बाई 4ε0 का स्क्वायर h²। ये मिलता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हैं?
यस सर, आर की वैल्यू रखने पे ये मिला। यस सर। अब ये दोनों रिलेशन को आप कंपेयर करो तो आपको क्या दिखता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी इस पर्टिकुलर सिस्टम की, वो माइनस का 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट इज द टोटल एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, वो आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से लिखा जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई टू द पावर 4m डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट का 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर मिलेगा दोनों को ऐड करने पे। यस सर। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और यही हमारे पर्टिकुलर सिस्टम की एनर्जी हो गई। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द nth ऑर्बिट En से अगर आप लिख रहे हो तो ये लिखा जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर। और अगर आप देखो तो ब्रैकेट में जो लिखी गई क्वांटिटी है अगेन ये कांस्टेंट है। यस सर। है ना। तो ये ई नॉट से जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई टू द पावर 4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू है जब अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिलती है। इसको एक और टर्म में लिखा जा सकता है जिसको हम RHC कहते हैं। आर को बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स की होती है ना। रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स। H flying constant, C is the speed of light in vacuum। यानी कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी को लिखने का ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है भाई। वो है En दैट इज माइनस ऑफ जेड स्क्वायर RHC डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो जहां पे RHC की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एंड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज आल्सो नोन एज 1 रेडबर्ग ऑफ एनर्जी, है ना। इसको 1 रेडबर्ग भी कहते हैं।
या माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू ई नॉट। ठीक है, ये nth ऑर्बिट का रिवॉल्विंग जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को लिखने का ये फॉर्मूला हो गया जो हमको याद रखना है। ई नॉट की वैल्यू, आर की वैल्यू याद रखनी। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। ध्यान देने की जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो इधर में आपको दिखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का जो है वो 2 गुना है, या मॉड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा काइनेटिक एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी की जो मॉड वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब आप पीछे का याद करो तो आपको मालूम है कि कोई भी अगर सिस्टम है तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी अगर निगेटिव मिलती है तो वो बाउंडेड सिस्टम होता है ना? और आपको क्या मिला कि हमारे इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है उसका भी मैकेनिकल एनर्जी हमको जो है निगेटिव का मिला है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो सिस्टम है वो बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम का मतलब होता है कि एक लिमिट के बियॉन्ड ये नहीं जा सकते एक दूसरे से दूर, है ना? और किसी भी बाउंडेड सिस्टम को अनबाउंड करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज इट्स बाइंडिंग एनर्जी, है ना? हेलो? तो थर्मोडायनेमिक्स का है ना ये? किसी भी बाउंडेड सिस्टम को अनबाउंड करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्या कहते हो? उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको कोई पूछता है तो वो बाइंडिंग एनर्जी जो है माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू ई नॉट से लिखा जाएगा। दैट विल बी इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना? ये nth ऑर्बिट की एनर्जी हो गई। और कभी आपको बाइंडिंग एनर्जी nth ऑर्बिट के हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए लिखना है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving in hydrogen like ion in nth orbit और nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी जिसको हम ई भी मान लो कि बी छोटा कर देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी लिखनी है तो जितनी ये निगेटिव एनर्जी है उतनी अगर इसको पॉजिटिव आप एनर्जी दे देंगे तो ये बाउंडेड सिस्टम अनबाउंड हो जाएगा। यस सर। तो बाइंडिंग Yes, sir. एनर्जी जो होगी वो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ई नॉट से लिखा जाएगा। दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? ये जनरल है किसी भी Yes, sir. सिस्टम के लिए, ये आपकी इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ एटम्स आप इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, है ना?
Yes, कोई sir. भी Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसको वहां से निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज आल्सो नोन एज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी अगर nth ऑर्बिट के लिए पूछा जाए, है ना, अगर कुछ भी नहीं पूछा गया है, ऑर्बिट मेंशन्ड नहीं है, तो आप मानेंगे कि n इक्वल्स टू 1 है, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, है ना। तो ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जेड स्क्वायर ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन nth ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग, यानी कि पहले से वो एक्साइटेड स्टेट में है, n इक्वल्स टू 1 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, और n की वैल्यू 2, 3, 4 के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होता है, दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई। Yes, तो sir. अगर पहले से किसी एक्साइटेड स्टेट में है, तो वहां की अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी को लिखना है, तो यानी कि आप उसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। सिंपल अगर केवल आपको आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जा रहा है, तो जेड स्क्वायर ई नॉट। ये किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए है ना, उस एटम के लिए नहीं है। उस एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट विल बी स्मॉलर, है ना, क्योंकि जो अदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका जो ऑर्बिट रेडियस होगा, दैट विल बी समवॉट डिफरेंट। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर बच गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको लिखनी है, तो जेड स्क्वेयर ई नॉट। ठीक है। Yes, sir. बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है? आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, ये भी लिख लेता हूं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी पर हाइड्रोजन लाइक एटम आयन ग्राउंड स्टेट ई आई जेड स्क्वायर ई नॉट। ठीक है। लेकिन अगर पहले से किसी एक्साइटेड स्टेट में है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो उससे कम होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है। कुछ भी नहीं मेंशन करा गया है, हाइड्रोजन लाइक आयन केवल कहा गया, तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी जेड स्क्वायर ई नॉट लिखोगे। क्लियर बात? Yes, sir. Yes. ध्यान रहे कि ये केवल हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए ही अप्लाई हो सकता है। ये आप
किसी एटम के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है बोर मॉडल वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए ही अप्लीकेबल है। हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा, हीलियम एटम के लिए भी नहीं एक्ट करेगा, नहीं वर्क करेगा ये प्रॉपर। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें एक सेंटेंस और आता है, एक्साइटेशन एनर्जी। किसी भी एटम को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप उसके एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना? एक्साइटेशन एनर्जी। टू ट्रांसफर an electron from lower energy state to higher energy state, the amount of energy required is known as excitation energy। ठीक है ना? यानी कि E इक्वल टू 1 में है इलेक्ट्रॉन और उसको n इक्वल टू 2 में ले जाना। ठीक है? जस्ट एक हायर एनर्जी स्टेट पे ले जाना है, तो उसको आप बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो आप निकाल लोगे। ठीक है? E2 माइनस E1 कर देना, तो वो हमारा एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। और अगर E3 में ले गए यानी कि n इक्वल टू 3 में ले गए तो वो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। 1 से 3 में ले जा रहा है। क्लियर है बात? यस सर। कितने हायर एनर्जी स्टेट में ले जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के एनर्जी को आप स्पेसिफाई करते हैं, बोलते हैं। क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि अब कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है हमारे हाइड्रोजन लाइक आयन में रिवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो नेचुरल है कि उसके रिवोल्यूशन के दौरान उसका कुछ अपना टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को अगर कभी पूछा जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? तो हाँ जी। सर अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को E4 में भेजना है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, तो सर वो 2 3 से 4 जाएगा या फिर डायरेक्टली 4 में जाएगा? डायरेक्टली 4 में भी जा सकता है, आप उतनी एनर्जी दे दो। ओके सर। ठीक है ना? जो 1 और 4 का डिफरेंस है उतनी एनर्जी आप दे दो, वो फोर्थ n इक्वल टू 4 में यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। n इक्वल टू 4 में ले जाना मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है ना? यस 1 से 4 में ले जा रहे, तो वो आप उतनी एनर्जी दे दोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि वो फोर्थ में चला गया। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो v स्पीड से घूम रहा है, vn से, rn ऑर्बिट रेडियस है इसका, और आपके पास बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन है भाई कि इसकी स्पीड तो जो कांस्टेंट है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी ना। अगर सर्कुलर ऑर्बिट Yes, का हम sir. कंसेप्ट ले रहे हैं तो स्पीड इसकी कांस्टेंट होगी।
यस सर। यस सर। तो कांस्टेंट होगी, जरा बताना भाई वर्षा। स्पीड क्यों कांस्टेंट रहेगी? सर्कुलर ऑर्बिट का है तो स्पीड क्यों कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी? सर अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो वो टकरा नहीं जाएगा। अच्छा, इस वजह से कांस्टेंट रहेगी। नहीं टकराने के लिए कांस्टेंट रहेगी या कोई कारण है, कोई लॉजिक है? कौन बताएगा? सर सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो क्यों नहीं बदलता, यही तो पूछना हूँ। नहीं बदलता वो तो सबको मालूम, सबको सबने बोल दिया, क्यों नहीं बदलता? हम्म? सर क्योंकि फिर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। अरे एक्सेलरेटेड मोशन तो अभी भी है। तो एनर्जी कंजर्व रहती है। अरे देखो क्यों नहीं बदलता। अब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो एक अकेला फोर्स है जो न्यूक्लियस लगा रहा है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। और मोशन जो हो रहा है वो इस सर्किल के टेंजेंट के अलाउ हो रहा है। तो इस फोर्स के द्वारा पावर डेवलप कितना होगा? जीरो। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग भी रहा है लेकिन उसके द्वारा पावर डेवलप नहीं हो रहा है, तो आपको मालूम है कि उसकी नेट फोर्स के द्वारा पावर डेवलप रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है ना? वर्क डन बाय द फोर्स जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? अगर टोटल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना? इसलिए इसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वहीं पे अगर इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाए तो स्पीड जो है बदलती रहेगी, क्योंकि उस केस में जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा ऑलवेज, है ना? तो स्पीड जो होगी उस केस में उसकी बदलती रहेगी। तो सर्कुलर ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फोर्स जो है वो हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है? यस सर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ये। अब अगर इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन लिखना है भाई तो आपके पास बड़ी आसानी से जानकारी हो गई कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है और एक चक्कर में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2πrn और डिवाइडेड बाय vn। ये हमारे टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन हो गया। यस सर। है ना? अब आप आर की वैल्यू निकाली चुके हैं, वी की वैल्यू निकाली चुके हैं, यहाँ पे रख दीजिए तो आपको टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये n³/z आता है और ब्रैकेट में कैलकुलेट करके देखिए कि क्या आ रहा है। 4ε0 का स्क्वायर h³ डिवीजन में m e⁴। ये जो ब्रैकेट में आपने क्वांटिटी लिखी है 4ε0 का स्क्वायर h³ अपॉन m e⁴, ये कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है भाई। यस। ठीक है, तो इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। Tn दैट इज इक्वल टू n³ by z into T0
ये nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है, जहां पे टी नॉट की वैल्यू तकरीबन 1.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 सेकेंड होता है। ठीक है ना? सर हाँ जी। एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर आएगा ना? टी एन, हाँ, जेड स्क्वायर आएगा। हाँ, जेड स्क्वायर आएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर टी नॉट। ये आपका टी एन का इंफॉर्मेशन हो गया, जहाँ पे टी नॉट की वैल्यू जो होती है वो 1.51 इंटू 10 पावर माइनस 16। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? और अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी द लीस्ट, है ना? और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो नेचुरल है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। ठीक है ना? जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो जंप करता है उसमें जो टाइम लगता है वो 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड का टाइम लगता है ना। एक्साइटेड स्टेट में इतने से ज्यादा टाइम तक रहता नहीं है, उसके बाद वो रीजंप करता है। वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जो है वो इमिट करता है। ठीक है? किसी भी एक्साइटेड स्टेट में लाइफ स्पैन जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो लगभग इसी के आसपास की आती है। ठीक? जबकि एक इंडिविजुअल ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। यानी कि कई सारे चक्कर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में लगाएगा और देन आफ्टर वो जो है रिकॉइल करेगा ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में। ठीक है? यस सर। और फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाएगा तो इसी का इन्वर्स कर देना, तो वो फ्रीक्वेंसी तुमको मिल जाएगी। है ना? यस सर। यहाँ पे न्यू नॉट 6.6 के आसपास कुछ मिलेगा इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के लिए इंफॉर्मेशन हो गई अगर कभी पूछा जाता है तो। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बातें? यस सर। अब कोई भी पर्टिकुलर हमारा इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि बोर ने थर्ड पास इक्विवेलेंट में लिया था कि किसी एक एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकलती है दैट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन के रूप में, और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वही फोटॉन की एनर्जी के रूप में मेंशन किया जाता है ना? तो किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहां से जो लाइट इमिटेड होगी, या लाइट ना कह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इमिटेड होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा उसको अगर हमको लिखना है तो मान लो कि इनिशियल ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो Ni है,
और फाइनल ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है। वो NF है। तो आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया था उन्होंने कि जो फोटॉन की एनर्जी होगी यानी कि hc/λ होगा, वो लिखा जाएगा ENI माइनस का ENF। यही बताया था ना बोर ने अपने मॉडल में कि Yes, जब sir. एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, और उस फोटॉन की एनर्जी दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। तीसरा पोस्टुलेट। अब ENI को अगर आपको लिखना है भाई तो आपके पास इंफॉर्मेशन अभी फॉर्मूले का बना है माइनस का Z² अपॉन NI का स्क्वायर इंटू RHC, और इधर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Z² अपॉन NF का स्क्वायर, NI का स्क्वायर है ये, NF का स्क्वायर RHC लिख सकते हैं ना। HC Yes, दोनों sir. तरफ से काट दिया जाए तो 1/λ ये हमारा हो जाएगा RZ² 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का एक एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करने पे हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए जो वेवलेंथ इमिटेड होगा फोटॉन का, उसको लिखने के लिए ये ऑब्जर्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल। अब आइए बात करते हैं कि ये बोर मॉडल जो है वो कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाने में सफिशिएंट था। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करा गया उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको डिफरेंट ग्रुप ऑफ लाइंस में जो है वो डिवाइड करा गया, है ना। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, ये डिस्क्रीट जो पैटर्न मिला स्पेक्ट्रम का उसको इस तरीके से 5 ग्रुप में जो है वो डिवाइड करा गया। आइए देखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वेवलेंथ थे वो हमारे इस बोर मॉडल से कैसे जस्टिफाई होते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो हाइड्रोजन Yes, स्पेक्ट्रम Yes, में sir. 1/λ जो है वो R 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर से लिखा जाएगा। जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व लाइमन सीरीज है उस लाइमन सीरीज में जो भी वेवलेंथ प्रेजेंट है उनके बारे में जो है ऑब्जर्वेशन अगर आपको लिखना है लाइमन सीरीज, तो फाइनल ऑर्बिट जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए वो अगर 1 है यानी कि ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ का आपको ग्रुप मिलेगा दैट ग्रुप विल मैच विद द प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड लाइमन सीरीज। यानी कि NF की वैल्यू अगर आप इसी में 1 रख दो और NI की वैल्यू ग्रेटर देन NF, तो जो सीरीज ऑफ वेवलेंथ मिलेगा NI की वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसे रखते जाओ तो एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ मिलेगा ना। Yes, sir. That series of wavelength will match with the practically observed Lyman series। ठीक है, यानी कि लाइमन सीरीज का वेवलेंथ अगर लिखना है तो 1/λ दैट इज इक्वल्स टू R
1 माइनस 1/ni का स्क्वायर। इसमें ni की डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए तो जो वेवलेंथ मिलेगा वो लाइमन सीरीज जो उस समय ऑब्जर्व थी प्रैक्टिकली उससे मैच करते हुए आपको वेवलेंथ मिलेंगे। और लाइमन सीरीज में जो भी वेवलेंथ है उसका रेंज क्या होता है भाई? अल्ट्रावायलेट। ये सारा जो वेवलेंथ आता है दैट इज फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन। ये चीज विशेष रूप से ध्यान में रखना। लाइमन सीरीज के सारे वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में जाते हैं। बामर सीरीज का जो वेवलेंथ है उसको अगर चाहिए तो NF2 और Ni ग्रेटर देन 2 है ना। Ni की वैल्यू ग्रेटर देन 2 यानी कि 1/λ दैट इज R 1/4 माइनस 1/Ni का स्क्वायर। इसमें Ni की वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसे रखते जाओ तो ग्रुप ऑफ वेवलेंथ मिलेगा। वो सब बामर सीरीज में जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वेवलेंथ है उससे मैच करता हुआ मिलेगा। और ये बामर सीरीज विजिबल रीजन की होती है। ये चीज याद रखनी है ना। क्वेश्चन NF की वैल्यू 3, Ni की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और ये पास्टन सीरीज है इंफ्रारेड। ब्रैकेट सीरीज NF की वैल्यू 4, Ni की वैल्यू ग्रेटर देन 4। ये भी इंफ्रारेड। ठीक है। और एक और सीरीज है दैट इज फुंड। फुंड सीरीज NF की वैल्यू 5 और Ni की वैल्यू ग्रेटर देन 5। ये भी आएगा इंफ्रारेड। ठीक है। आज को यहीं पे कर देता हूं विराम। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कुछ बातें करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे, है ना। यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.